7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 21 सितंबर को आएगा सूर्य ग्रहण। देखिए, ग्रहण जब भी होता है तो तरह तरह की बातें हम लोगों ने सुनी है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये देखिए हम ज्योतिष के हिसाब से सब कुछ समझते हैं या फिर जो पौराणिक कथाएं आई हैं उनके हिसाब से समझते हैं। विज्ञान ग्रहण को लेकर क्या कहता है वही आज हम जानेंगे। और डॉक्टर बीके त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार में भारत सरकार की ओर से। तो देखिए, विज्ञान का जो पहलू है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। थैंक यू शिवानी। ग्रहण को लेकर बहुत सारी बातें हैं, ये मतलब डूज एंड डोंट्स हम लोगों ने बना दिए हैं अपने अपने तरीके से पौराणिक कथाओं को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, सोलर एक्लिप्स क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण क्या है विज्ञान की भाषा में? ये एक्चुअली इसको मतलब आप ऐसे समझो कि ये तो पता है कि हमारी जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और उसके आसपास सभी ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी का जो कहें कि एक उपग्रह यानी सैटेलाइट है वो चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो क्या होता है कि ये तीनों कई बार एक सीध में आ जाते हैं। हाँ। तो ग्रहण तभी होगा, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, जब ये एक सीध में आ जाएंगे। और यहाँ पे एक कहें कि एक तरीके का कोइंसिडेंट मैं बोलूँगा कि जो चंद्रमा जो है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक तो वो उसकी जो परिधि है वो बिल्कुल अंडाकार वो गोलाकार नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, अंडाकार है, एलिप्टिकल जिसको हम कहते हैं। और वो पृथ्वी की जो परिधि है उस पे 5 डिग्री एंगल पे काटती है। हाँ, ओके। चंद्रमा की जो परिधि है पृथ्वी की परिधि को 5 डिग्री एंगल पे काटती है, 5.1। अगर ये ना होता तो इक्लिप्स ना होते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यही कोइंसिडेंट है। और जहाँ पे वो काटते हैं एक दूसरे को, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, पृथ्वी की और चंद्रमा की जो परिधि की जो वो लाइन है, वो एक बारी ऊपर जाती है, एक बारी नीचे आती है। उसको हम बोलते हैं असेंडिंग नोड और एक बारी डिसेंडिंग नोड। तो यानी वो जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को काटे, वहाँ पे सूरज बीच में होना चाहिए। सूरज है और अगर चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन पृथ्वी, सूरज के बाद पृथ्वी आई और उसके बाद चंद्रमा आया तो चंद्र ग्रहण होगा। तो जो हमारा 7 सितंबर को होने वाला है वो चंद्र ग्रहण है। और यही 2 पॉइंट हैं। अब इसको जरा माइथोलॉजी के एंगल से देखें तो जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, माइथोलॉजी में या कहें कि हमारी पौराणिक कथाओं में उसको राहु और केतु कहा जाता है, उन पॉइंट्स को। तो और उससे, क्योंकि जब हमारे पास साइंस की इतनी नॉलेज नहीं थी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने जो ग्रहों की जो गति है उसकी तो कैलकुलेशन कर ली थी, लेकिन उसका कारण नहीं ढूंढ पाए थे कि ग्रहण क्यों होता है। कि उसकी छाया जो है वो जो है एक ग्रह या उपग्रह की छाया दूसरे उस पर पड़ रही है। चंद्र ग्रहण में क्या है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी और पृथ्वी सूरज चंद्रमा से बहुत बड़ी है तो वो पूरा उसको ढक लेती है, उसकी छाया। तो इसीलिए जहाँ पे रात होगी आप देखेंगे उस पूरे एरिया में आपको चंद्र ग्रहण आप देख सकते हो। जैसे कि इस बारी हो रहा है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, क्योंकि जो छाया पड़ती है, छाया के भी 2 भाग होते हैं। एक उसको हम छाया और उपछाया कहते हैं। जो छाया होती है वो डार्क होती है, उपछाया थोड़ी ब्लर होती है, रोशनी के साथ, हल्की रोशनी के साथ। तो अगर चंद्रमा मान लीजिए उस रीजन में है जहाँ पे छाया हल्की है, तो हम देखेंगे कि उसको हम पेनिम्ब्रल इक्लिप्स बोलते हैं, यानी उपछाया। तो सूरज को थोड़ा सा मतलब लगेगा जैसे किसी ने एक हल्की सी चादर डाल दी, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूरी छाया के अंदर होता है, पृथ्वी की जो छाया चंद्रमा पर पड़ रही है वो पूरा उसको ढक लेता है, मतलब उसको कवर कर देता है। और हम देखते हैं कि चंद्रमा अचानक जो है अभी तो चमक रहा था, क्योंकि ये जो स्थिति आती है इंटरसेक्ट करने वाली, ये आती है चंद्र ग्रहण तभी होगा पूर्णिमा के दिन होगा। और जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन होगा। तो पूर्णिमा में रात में हम देख रहे हैं कि अभी तो चांद पूरा निकला हुआ, इतना चमक रहा है, और अचानक वो
उसके ऊपर एक काली जो चादर है वो लग रहा है जैसे कोई उसको ढकती जा रही है उसको। ढक रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। धीरे धीरे हो हाँ, रहा है वो, धीरे-धीरे, है ना। हाँ। तो अब ये इसके साइंस हमें पता नहीं थी कि ये छाया है। हाँ। क्योंकि ग्रहण जो है बेसिकली छायाओं के खेल है। चाहे पृथ्वी मतलब सूरज की जो वो है, सॉरी, चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़े या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े। हाँ। तो अब इस केस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो छाया पड़ी, जो भी सिचुएशन है उसको अगर हम मतलब और वो जो फेज है वो एक धीरे धीरे आता है। हाँ। और एक पीक टाइम आता है और उसके बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में वही प्रक्रियाएं जो है वो शुरू होती हैं। तो अब आप सोचो एक उस सिनेरियो को आप इमेजिन करो जब आपके पास ये साइंस नहीं थी, जो आधुनिक साइंस ने जो ये आपको ये पूरी जानकारी दे दी। तो क्या होगा कि रात को चंद्रमा चमक रहा है और अचानक वो काला होने लगे तो क्या होगा? डर लगेगा, डर लगेगा कि है क्या ना। हो रहा है, सभी हाँ। लोग कि चांद गायब तो नहीं चांद है। गायब हो गया, हाँ, इसको किसने काट लिया। तो वो सारे मिथ और सुपरस्टिशंस जो है उस वक्त के हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी भारतीय परंपरा में या भारतीय संस्कृति के ये हिस्सा रहे हैं, और ये हर जगह में। है। हाँ, हाँ। मैक्सिको की जो सभ्यता थी या जो माया सभ्यता थी और चाइना का आप देखें, अलग अलग कहानियां प्रचलित है। हमारे यहाँ राहु केतु है, चाइना में कहते हैं कि एक डेमन है, वो उसको मतलब खा कैप्चर लेता करने है। की कोशिश करता हाँ, है चंद्रमा तो को। ड्रम बजाओ बहुत तेज, अच्छा। तो जिससे ये छोड़ के भाग जाए, ओह, है ना। हाँ, हाँ। तो क्या होता है, आप ड्रम बजाओगे, कुछ देर बजाओगे, क्योंकि जो इक्लिप्स का फेज है वो तो लिमिटेड ही है। हाँ। कि जैसे ही वो चंद्रमा जो है या सूरज उस जगह से हटेगा, छाया फिर से अपने छाया आप वापस आने लगेगी। हाँ, हाँ। तो हम वो तो उसमें कहा जाता था कि वो ड्रम बजाने से वो चली ड्रैगन जो जाती है है। डर गया। अच्छा। तो और वो देखो वापस आ हाँ, गया। हाँ, हाँ। तो भारतीय परंपरा में भी बहुत सारे ऐसे मिथ सुपरस्टिशंस हैं। आप डिफरेंट जो जितने भी हमारे कहें कि आदिवासी समाज है, वहाँ पे अलग अलग इससे रिलेटेड वो हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो ये सभी जगह तब की कहानियां जब हम इस चीज को साइंटिफिकली नहीं समझ नहीं देख पा रहे सूर्य थे। ग्रहण और हाँ, चंद्र ग्रहण। हाँ। हाँ। तो क्या है कि उसके बाद से अब इसीलिए विज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए आपको विज्ञान की जानकारी नहीं है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, तो आप उन परंपराओं से, उन रीतियों से या कुरीतियों से बंधे रहेंगे। और वो क्योंकि बचपन से हम उनके बारे में कहानियाँ किस्से इतने सुनते आए हैं कि कहीं ना कहीं एक वो डर हमारे दिमाग में बैठा रहता है। और आप सोचते हो यार कर ही लेते हैं, हाँ। ठीक है ना, बड़ा बोल रहा है हाँ, तो कर ही लेते हैं। चाहे आपने जितना साइंस पढ़ा हो, लेकिन कहीं एक ना एक कहीं की एक डर का जो है वो एक कहीं की अंश जो है वो दिमाग में बैठा रहता है। तो इसलिए ये चीज़ें अभी भी चली आ रही हैं। और इस बारी क्या हो रहा है कि ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बारी का कि चंद्र ग्रहण है, 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। हाँ। ठीक है। तो इस जनरली क्या होता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण अक्सर अगली पूर्णिमा को या पहले भी जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण वो बीच में आ जाता है। दोनों मतलब 3 आप देख रहे हो। और इस बारी 2 हम देख रहे हैं कि लगातार हो रहे हैं। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो ज्योतिष शास्त्र वाले जो हैं वो देख रहे हैं, वो तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि ये एक बड़ा वो है कि पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगेगा और अमावस्या को वो लगेगा। तो इसके लिए कुछ राशि शायद कुंभ राशि में किसी के लिए अच्छा नहीं, किसी के लिए अच्छा। हाँ, कुछ तो बहुत सारे आपको ये उपाय करने होंगे, ये उपाय करने होंगे। मुझे लगता है कि ये जो परंपराओं का हिस्सा है, कहानियाँ किस्से हैं, विज्ञान के नज़रिए से देखें तो आपको इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आएगा। मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को विज्ञान राशियों से नहीं जोड़ता, राशियों को मानता है विज्ञान? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि आप ये देखिए जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, जिसको हम मतलब राशि या कहते हैं, हाँ, ये 12 हैं। और 12 का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे निकलते हैं हर महीने। आप देखें और यहाँ से अगर हम पृथ्वी से देखें तो लगता है कि वो शेर है, मेष राशि या जो अलग अलग है। तो हर सीजन में हर महीने की एक राशि होती है, अगर हम सोलर कैलेंडर के हिसाब से देखें और पृथ्वी से ऑब्जर्व करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सारे तारे हैं, बेसिकली तारों का समूह है, जो यहाँ से हमने उनको एक कहीं की एक इमेजिनरी शेप दे दी है। और वो
ज़्यादातर सभी सिविलाइजेशन में था, ग्रीक हाँ। में भी था हाँ। और इंडिया में तो आपने हाँ। देखा ही है कि इतना है। लेकिन ये जो तारे हैं जो हमें नीचे से दिखाई देते हैं, हाँ। ये कोई क्लस्टर नहीं है, इनकी आपस में भी दूरी बहुत है। हाँ। लेकिन नीचे से जब हम देखते हैं तो एक साथ एक शेप दिखाई दिखाई देते हैं। देती है। हाँ। अगर आप ऊपर चले जाओ मान लो तो दूर दूर है। तो वो बहुत दूर बहुत दूर है, दूर वो है, शेप भी नहीं दिखाई हाँ। देगी आपको। तो इसीलिए जो जो एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिस है वो मतलब अगर उनको आधुनिक विज्ञान पता हो तो शायद वो किताब जो है दोबारा से इंटरप्रेट की जाएंगी और हाँ। कही जाएंगी। और अब उसमें वही बताते हैं कि इसका ये असर होगा, ये असर होगा, जबकि वो तारे नीचे से मतलब पृथ्वी से देखने पे हमें एक शेप दिखाई देती है, लेकिन अगर हम उनके पास चले जाए, हालांकि जा नहीं सकते क्योंकि तारे तो जैसा हाँ। सूरज है वही हाँ। है, लेकिन उनकी आपसी दूरी बहुत है, बहुत लाइट ईयर्स में है, आप इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि हमसे इतनी दूर हैं वो, हमें मतलब वो सिर्फ एक डॉट अच्छा, सा तो दिखाई देता है। साइंस जैसे आप समझा रहे हैं कि राशियों से हम लोग ने कोई सिंबल तैयार कर दिया और कहा कि ये उस राशि से जुड़ा हुआ है, ये तारा कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। हाँ, साइंस उसको हाँ। किस तरीके से देखता है? नहीं वो साइंस कुछ सिंबलाइज करते हैं वो कॉन्स्टलेशन ऑफ बिल्कुल स्टार्स? बिल्कुल, क्योंकि ये जो एस्ट्रोनॉमी के लिए हाँ। ये क्लस्टर ऑफ जो स्टार्स है, हाँ। इनकी प्रॉपर्टी समझने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। ओ। और दूसरी बात ये कि ये एस्ट्रोनॉमी जो है, हाँ। जिसको हमने एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, ये पहली साइंस थी हाँ। दुनिया First, की। हाँ, first क्योंकि science। रीज़न था कि आपके पास कोई और डायरेक्शन नहीं थी, कोई नेविगेशन का तरीका नहीं था, तो आप तारों की सिचुएशन देख के अपना रास्ता डिसाइड करते थे क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स है ना। और वो आप देख रहे हैं कि हर महीने जैसे नील रिवर का था कि हाँ। वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन उधर आता था एक उस पे, तो वो बारिश होती थी। हाँ। तो सीजन की डायरेक्ट हमें नहीं थी, 12 महीने या कैलेंडर उस तरीके का नहीं था। तो ये एक हमारा कहें कि यूनिवर्सल टाइम कीपिंग का एक वो समय था, बताने का समय एक तरीका। बताने का एक तरीका था। अगर आप देखें महीने बताने का, महीने समय बताने बताने का का, तरीका, हाँ, हाँ। क्योंकि आपका जो कोई आप सोलर कैलेंडर को मानते हैं, कोई जो हमारा चंद्रमा वाला है उसको मानते हैं, लेकिन एक जो यूनिवर्सल क्लॉक है हाँ। वो तो यही है ना। हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप जन्माष्टमी जो है कौन से दिन मनाते हैं, अमावस्या को कौन से दिन मनाते हैं, रामचंद्र जी का जन्म जो है उसमें भी सितारों की पोजीशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि आप कैलेंडर तो मैन मेड है बट वो नेचुरल है, वो फिक्स है। इसीलिए उसका जो कहीं कि जितना भी उसमें, क्योंकि हमारे इंडिया में जितना भी मैथ्स में जो रिसर्च हुआ है या डेवलपमेंट हुआ है, वो सब उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे मैथमेटिक्स हो, टेक्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, वो हमने वो कोशिश करी, क्योंकि हम वो एक क्लॉक बनाना चाहते थे जो कि यूनिवर्सल हो। क्योंकि आपका टाइम कुछ और है, अमेरिका चले जाओगे तो कुछ और है। अभी तो हमारा मतलब वो ग्रीनविच लाइन से हमने एक मनाया हुआ है, लेकिन और ये उसमें एग्रीमेंट है, उसके लिए आपने पूरी दुनिया में ट्रीटी करी है कि भाई ये लाइन माननी है। बट जब ऐसा कुछ नहीं था, तब आप क्या करते? तो यही तारे थे। और ये हर सिविलाइजेशन में कुछ इसी तरीके का एक सिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें उन्होंने तारों की पोजीशन से टाइम को कैलकुलेट करने का तरीका निकाला था। डॉक्टर बीके त्यागी जी, इसके अलावा लोग ये कहते हैं जब ग्रहण लगता है तो धरती पर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, बुरी आत्माओं का साया होने लगता है। इसको कैसे आप डिकोड करेंगे विज्ञान की लैंग्वेज में? क्या है, सच में नेगेटिविटी बढ़ती है? ये वही बात होगी ना, राहु केतु से का ये अगला एक्सपेंशन है इन टर्म्स ऑफ सुपरस्टिशंस। आप ये बताइए, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ज्योग्राफिकल क्या चेंजेस होते हैं जब ग्रहण आता है? हाँ, देखिए इस केस में जो ज्योग्राफिकली कोई चेंज नहीं होता। अच्छा। जो चेंज होता है वो जो लिविंग वर्ल्ड है वो उनके बिहेवियर में होता है। मेनली जैसे जो सारी सुपरस्टिशंस आपकी बनी, जो प्रैक्टिस आज भी आप कर रहे हैं, वो किस लिए बनी? एक डर से बनी या एक समथिंग अननेचुरल हुआ कुछ देर के लिए। भाई सूरज जो है वो चमकता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाता है। अगर इस रूल में कुछ चेंज आए तो नेचुरली आपकी एक उत्सुकता बढ़ेगी, डर भी बढ़ेगा। तो इस केस में आप देखिए कि साइंस में एनर्जी इज एनर्जी।
पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्या है, ये तो सब्जेक्टिविटी होती है आपकी कि आपको किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई साइंस नहीं है हाँ। कि कोई आपको अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। अब जो बुरा लग रहा है वो आप बोलोगे इसमें से बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है, तो ये आपकी सब्जेक्टिविटी है। साइंस में एनर्जी इज एनर्जी, देयर इज नो नेगेटिव एनर्जी, नो पॉजिटिव एनर्जी। ओके। अब एनिमल, अगर हम में ये चेंज आ रहा है, डर आ रहा है, तो एनिमल का सोचिए, उनका तो सारा जो बॉडिकल क्लॉक है वो तो सूरज की रोशनी पे चलती है। पक्षी जो हैं वो शाम को वापस अपने घोंसलों में चले जाते हैं जैसे ही सूरज नीचे जाने लगता है। अब ये दिन में हो रहा है, मान लीजिए 1 बजे हो, वो बेचारे अभी तो घर से निकले हैं, है ना, उनको 7-8 घंटे उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो उनको गाइड कर रहा है, और वो मतलब कुछ 3-4 घंटे में ही वो देख रहे हैं कि अंधेरा होने लग गया। तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है सारे एनिमल में। बर्ड्स में तो बहुत प्रोमिनेंट यानी होता उनमें है। भी बिहेवियरल चेंज देखने को मिलेगा, Behavioral change जानवरों के होता है। अंदर भी। हाँ, और वो- इसी कारण ये इंसानों के अंदर भी होता है, वो नहीं, डर के वजह से, हाँ, उस इंसानों fear में appeal की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, आप कुछ एक अनयूजुअल फिनोमेना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिचुएशन को फेस कर कि रहे हैं। चांद कहाँ गया, सूरज हाँ, कहाँ जो चला रोज गया। नहीं होता। हाँ, ठीक है, जो रोज नहीं होता, तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा। अब जब हमारे पास साइंस नहीं थी तो हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी सुंदर कहानियां बनाई हैं। जैसे राहु केतु का मुझे कहानी तो बहुत अच्छी लगती है। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, फिर उनने अमृत धारण कर लिया, तो वो गुस्सा हो गए थे। कितनी सुंदर कहानी है। पर उसको अगर आप सच्चाई मान लोगे तो मतलब आज की तारीख में तो वो कहानी, देखिए, उसको कहानी माना जाए, और उस वक्त जब हमारे पास ये साइंस का एक्सप्लेनेशन नहीं था, समझाने के लिए ठीक था, क्योंकि उसका एक रीजन था। चंद्र ग्रहण को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूरज ग्रहण में, क्योंकि जब अब अंधेरा होने लगा तो नेचुरली जो हमारी उत्सुकता है हमें कंपेल करेगी कि हम सूरज की तरफ देखें। तो सूरज को की जो रेडिएशन निकलता है वो इतना स्ट्रांग है कि आपके आंख यानी कॉर्निया को जला सकता है, लेंस को जला सकता है। इसीलिए आपने देखा हर दिन के लिए है, सिर्फ ग्रहण के लिए? हर दिन के लिए है, हर दिन के लिए है। लेकिन क्योंकि ग्रहण में ऐसी उत्सुकता होती है कि हम देखते ही हो क्या रहा है। क्योंकि ग्रहण का जो फेज आता है, टोटलिटी जिसको हम कहते हैं, वो एकदम नहीं आता, धीरे धीरे फर्स्ट कांटेक्ट होता है। दोनों डिस्क पास में आती हैं, चंद्रमा क्या बोलते हैं, चंद्रमा की और सूरज की। फिर चंद्रमा उसको ओवर मतलब ढकता है, और फिर एक स्टेज आती है कि चंद्रमा सूरज को पूरा ढक लेता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा का जो साइज है वो पृथ्वी के साइज से कम है, लेकिन पृथ्वी से जब हम देखते हैं, ये भी कोइंसिडेंस है, बहुत प्यारा कोइंसिडेंट है कि जब हम पृथ्वी से सूरज और चंद्रमा को देखते हैं, दोनों का जो एनुलर एंगल, मतलब आंख से देखने पे जो शेप नजर आता है, दोनों का बिल्कुल बराबर है। इसीलिए चंद्रमा लगता है कि उसने सूरज को पूरा ढक लिया, जबकि ढका नहीं है। नहीं, ढका है। वो दूर से देखने में ऐसा लगता है, हमें यहाँ से देखने में लगता है। लेकिन जैसा कि हम ये देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो कभी पृथ्वी के पास होता है, कभी बहुत दूर होता है। ठीक है, अभी जो ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण, वो पृथ्वी के काफी पास है, और जो अपनी शेप से जो हमें यूजुअली दिखाई देता है 7% ज्यादा दिखेगा, इसीलिए ब्लड मून कहा जा रहा है उसे। ब्लड मून, ये भी बड़ा ट्रेंडिंग शब्द है। ब्लड मून कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, बेसिकली मतलब क्योंकि आपने देखा है जैसे सूरज भी जब सुबह उगता है लाल लालिमा उसमें होती है। वो इसीलिए कि लाल जो है रंग की जो वेव्स है, वो उनकी जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा होती है, तो वही पेनिट्रेट कर पाती है। बाकी चीजें, बाकी सारी जो लाइट्स हैं स्कैटर्ड हो जाती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि रेड लाइट क्यों लगाई जाती है, रेड सिग्नल रेड क्यों लगाई, दूर से दिख जाता है, ऑरेंज रेड ये सारे कलर्स हैं, तो वो कलर रह जाता है, तो इसलिए हमें वो ब्लड मून दिखता है। और ना मैं ये देख रहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिटरेचर में भी शेक्सपियर ने भी ना अपने 3-4 प्लेस में इसको मेंशन किया है। हाँ, रेड मून है, ब्लड मून नहीं है उसमें, द वर्ड इज रेड मून। आई थिंक शायद मैकबेथ में भी है, हैमलेट में भी है, और किंग लियर में भी है। 3 में मैं देख रहा था कि, तो ये आप देख लो कि वो डर जो है, और उसको मतलब एक ऐसी सिचुएशन से कोरिलेट किया जो कि एक बैड ओमन, मतलब एक क्या बोलेंगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट और नेगेटिव शक्तियों जो का कुछ या कुछ ऐसा बुरा होने वाला है, उस तरीके की सिचुएशन। तो ये आप सोच सकते हो कि मतलब ये जो मेंटल लेवल पे कहाँ तक पेनिट्रेट किया है
लिटरेचर में भी उसको एक नेगेटिव सिचुएशन को या नेगेटिव सिनेरियो को डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने इसको यूज़ किया। अच्छा, मैं अभी जब थोड़ा पढ़ रही थी सोलर एक्लिप्स के बारे में तो बहुत सारी रील्स भी मैंने देखी, बहुत सारे लोगों ने इसको नंगी आंखों से भी देखा है, यानी कि उनके आंख में कुछ भी ऐसे कोई चश्मा या कुछ लेयर नहीं। मैं बताता हूँ होता क्या है अगर आप ऐसे कई लोग अटेम्प्ट करते हैं जो रील्स बनाने के चक्कर में आजकल, सर तो होता क्या है उससे? सूर्य ग्रहण हो या ना हो, सूरज को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। हाँ। क्योंकि उसमें से जो किरणें निकलती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, वो हमारे आंख के कॉर्निया और लेंस को खराब कर सकती हैं। बहुत सारे आपको देखा है कि गैलीलियो ने जिसने पहली बार ये सारा मतलब साइंटिफिकली प्रूव किया था कि पृथ्वी सूरज की चारों घूमती है, वो डायरेक्टली देखता था तो वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा था। तो लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, वो फेज चाहे वो कुछ सेकंड का हो सकता है या मैक्सिमम उसकी जो लेंथ है वो 7 मिनट हो सकती है। तो 7 मिनट तक आप उसको देख सकते हो। अच्छा, बिना ओके, नेकेड हाँ, आइज के। अदरवाइज फिल्टर, आज की तारीख में बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में, फिल्टर हैं, सोलर फिल्टर जिसको कहते हैं, वो मतलब सूरज की रोशनी जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है उसको 1 लाख गुना कम कर देता है। तो वो लगा के आप देख सकते हैं। इसलिए देखा होगा कि जो भी सोलर इक्लिप्स के टाइम में बच्चे जो देखते हैं या हम जो इवेंट्स करते थे उसमें वो सोलर फिल्टर हम उनको देते थे। चश्मा मतलब ऐसा चश्मा होता था जिसमें फिल्टर लगा होता था, माइलर फिल्म बोलते हैं। और उसका यही था कि वो 1 लाख गुना सन की इंटेंसिटी, तो अगर उसमें डे लाइट में आप सन को देखो तो लगता है जैसे कि आप मून को देख रहे हो, इतना कूल लगता था उसमें। तो वो अगर आपके पास है तो आप देखिए, उसको पानी में भी नहीं देखना चाहिए। कई जगह में है कि पानी के रिफ्लेक्शन में देख लो, नहीं, क्योंकि वो भी उतनी इंटेंसिटी से आपके पास रेज आएंगी और आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो वो गलती तो कभी ना करें। डायरेक्टली चाहे इक्लिप्स हो या ना हो, सूरज को नहीं देखना चाहिए। अगर आपके पास कोई फिल्टर है, सर्टिफाइड फिल्टर है, तो आप उसको सूरज को देख सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं। और इक्लिप्स के टाइम में कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंड के लिए, जब टोटलिटी का पीरियड है, यानी सूरज पूरा ढका हुआ है, तब आप देख सकते हैं। बट जैसे ही उसमें से वो जो रोशनी निकलनी शुरू हो, तो आपको तुरंत फिल्टर लगा लेना चाहिए। हाँ। आप साइंटिस्ट हैं, क्षेत्र में बहुत रिसर्च आपने खुद से भी की है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी आपने यहाँ पर पढ़ी होंगी, इसके अलावा भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आपने पढ़ी हैं, बहुत तरीके की बातें। सर मतलब महिलाओं को लेकर तो ग्रहण में आप जैसे आपने बात भी की, पुरानी जो परंपराएं हैं उसको लेकर कहते हैं महिला अगर कोई लेटी है ग्रहण के टाइम पे, नहीं लेटना नहीं है, कैंची नहीं चलानी है, बाल नहीं काटने हैं, खाना नहीं खाना है, सोना नहीं है। तो मतलब साइंस इसको कैसे देखता है? नहीं, इसमें देखिए, मुझे लगता है कि एक उस वक़्त जब हमको साइंस का पता नहीं था, एक मेरिट थी, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है हर जगह, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। उस केस में सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन होगा? एक गर्भवती महिला और पेट में पलने वाला बच्चा। तो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देना है आपने, ठीक है ना। मान लीजिए दिन में अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में वो अगर उसको भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई तो ठोकर लग सकती है। इसीलिए उसको बोलना है कि भाई वो बाहर ना निकले, एक जगह बैठी रहे, कोई भी पैना हथियार, क्योंकि अंधेरा है। तो दुर्घटना हो सकती है ना। चाकू या कैंची से चलाने को मना करते हैं। तो ये कैंची तो शायद उस वक्त नहीं होती थी। चाकू जरूर होता होगा। और चाकू भी इतने फाइन नहीं होते थे, आपने देखा होगा, दरातियां और बड़े बड़े ही होते थे। तो दुर्घटना होने के चांसेस थे कि आप कुछ खाना मत बनाओ, क्योंकि खाना बनाओगे तो सब्जी भी काटोगे, तो वो चोट लग सकती है। तो ये सारी चीजें उस वक्त की हैं जब लाइट नहीं थी। अब आप अपने घर में बैठे हैं, बल्ब जल रहा है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है आपको? मतलब बैठें उठें सावधानी से। फिर भी मतलब एक स्पेशल प्रोटेक्शन तो जब जिस दिन से आप प्रेग्नेंट होते हैं, खास हमेशा से ही रहती है वुमेन के लिए। और उस वक्त आप देख रहे हैं कि घर के सारे लोगों में एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, बाहर भी सोसाइटी में भी हबड़ा दबड़ी, जानवर अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, है ना। तो आप वो देखो कि वो सिचुएशन को आप कैसे टैकल करोगे। और एक जो सबसे वनरेबल है, जो सबसे ज़्यादा जिसको कहीं की ज़रूरत है सावधानी की, वो प्रेग्नेंट वीमेन है और उसका बच्चा है। तो इसलिए ये जो लगता है कि ये पर क्या है कि वो अभी तक चले आ रहा है। अभी भी कई बार नो डाउट कि सावधानी तो मतलब अभी भी चाहिए। बट
उसको उस तरीके से एक सुपरस्टिशन यानी के ये रूप में ना सावधानी के देखें। लिहाज से बनाया गया बिल्कुल था। हाँ। सारी चीजें जो भी डूज एंड डोंट आपने पढ़े होंगे हाँ। या सुने होंगे, हाँ। वो एक सावधानी के रूप में था। हाँ। क्योंकि हर आदमी को साइंस समझाना बड़ा मुश्किल था। हाँ। तो उसको धर्म से हम जोड़ देते हैं, परंपराओं से जोड़ देते हैं। लेकिन जब आप साइंस पढ़ते हैं तो क्या है कि तो अब एक लॉजिक, एक तर्क, आज हम देखें कि हम सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चों में एक तर्क शक्ति तो पैदा हो ही रही है, तो वो चीज़ को बेटर अप्रिशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक नेचुरल फिनोमेना है। क्योंकि देखिए अभी तो इक्लिप्स टूरिज्म शुरू हो गया। अभी अमेरिका में लोग देखने आते हैं। हाँ, हाँ। और सबसे लंबी ड्यूरेशन का वो था, क्योंकि इक्लिप्स मतलब बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन एक साल में 7 इक्लिप्सेस हो सकते हैं, जिसमें से 3 या 4 सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं, और अदरवाइज मतलब 2 तो मिनिमम सोलर इक्लिप्स होंगे अगर 7 हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। पिछले साल 4 हुए थे शायद, और इस बारी भी मुझे ये शायद लगता है दूसरा या तीसरा है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है ना, इससे पहले भी हुआ है। हाँ, एक बार हो चुका। लेकिन होता क्या है कि सोलर इक्लिप्स मतलब आप देखिए कि वो कई बारी ऐसी जगह पे होता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं होती। उसकी जो छाया है पृथ्वी चंद्रमा की जो छाया है पृथ्वी के उस हिस्से में पड़ रही है जहाँ पे समुंदर है, कोई पॉपुलेशन ही नहीं है। तो तब वो कहते हैं कि तब वो सूतक नहीं लगता। हाँ। चंद्रमा के केस सूतक में मैं आ रही थी। हाँ। ये साइंस मानता है सूतक काल को? नहीं, क्या नहीं, है ये नहीं, सूतक सूतक काल भी वो मतलब देखिए जैसे चंद्रमा ग्रहण के टाइम में शायद 9 घंटे पहले लगता है, और उसमें 12 घंटे, 11-12 घंटे ऐसा कहते हैं कि आप कोई भी शुभ कार्य नहीं ना करना करो। चाहिए। बट ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए उस वक्त जब सोसाइटी बहुत सिंपल थी, आपके पास ज़्यादा मतलब वोकेशन नहीं था, काम नहीं था। आज की तारीख में आप सोच सकते हैं आपको यहाँ पे एंकरिंग करनी है उसी टाइम ग्रहण के टाइम में, तो क्या आप घर से नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको उसके साइंस पता है तो वो जो डर है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो स्पेस टूरिज्म में मतलब आप देखिए कि लोगों को जो बेल्ट ऑफ टोटलिटी है, क्योंकि जो सूरज की जो चंद्रमा की जो छाया पड़ती है पृथ्वी पे, वो डिपेंड करता है कि वो सूरज मतलब पृथ्वी के कितना दूर है या पास है। वो उसकी जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर से लेके 272-73 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर पास में है तो ज़्यादा चौड़ी होगी, दूर है तो पतली होती जाएगी। तो उस बेल्ट ऑफ टोटलिटी में जो जिसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 7 मिनट हो सकती है, आप ये देखिए कि उस बेल्ट पे लोगों को लेके आया जाता है कि उस फिनोमेना को एंजॉय करो, कि जिसमें वो मतलब जो एक बेल्ट ऑफ टोटलिटी होता है, मतलब 5-6 फेजेस हैं जिसको एंजॉय किया जाता है। बैलीज बीड है, वो पूरा देखते हैं कि जो चंद्रमा की जो सतह है उसमें से लाइट निकलती है तो लगता है जैसे माला बन गई। डायमंड रिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो ये ऐसे फिनोमेना, बिकॉज मैं मेरे देखे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने जब पहली बार वो देखा था, मैं सोच नहीं सकता था कि मतलब ये इक्लिप्स जो है ये इसका नज़ारा इतना सुंदर हो सकता है। और हमने अपनी मतलब डर और प्रेजुडिस की वजह से बात से बहुत लोग मोटिवेट भी होंगे, क्योंकि ग्रहण को अभी तक बहुत नेगेटिव तरीके से हमेशा देखा गया। मुझे लगता है कि ये एक, मुझे लगता है वो भी इस चीज को अब एंजॉय करना चाहेंगे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स दोनों को ही। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हाँ, रोज नहीं होता, बट साल में 7 बार ही हो सकता है। और इसका पूरा साइंस हमें पता है। ये छायाओं का खेल है कि कभी चंद्रमा की जो छाया है वो उस पृथ्वी पर पड़ी, और कभी पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ी और उसने उसको पूरा ढक लिया। तो हमें यहाँ से जो नज़ारा दिखा, और ये एक इनका जैसे मैंने कहा कि सीधी लाइन में आना बहुत ज़रूरी है, अलाइनमेंट इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है। और असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड अभी जो हो रहा है ये चंद्र ग्रहण, ये असेंडिंग नोड पे है। ठीक है ना। तो अगला जो चंद्र ग्रहण होगा वो डिपेंड करेगा कि जो इनका जो अलाइनमेंट है वो क्या बनता है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि ये वाला भी काफ़ी लंबा है। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है इसको एंजॉय करें। 3 मूर्ति में जो हमारा वो है सेंटर है, वहाँ पे जाएं। उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, बहुत सारे टेलीस्कोप लगाए गए हैं, लेकिन इसको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत चंद्र ग्रहण है। पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा में चांद बड़ा होता है, तो आप बहुत आराम से ये सारी जो फेजेस हैं कि कैसे पहला कांटेक्ट हुआ, फिर दूसरा कांटेक्ट हुआ जब जो पूरा अंदर छाया आ गई और टोटलिटी का रीज़न हुआ, और जो चंद्रमा है वो आपको
लाल दिखाई देगा, हाँ, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। और फिर सारी सीक्वेंस रिवर्स फेज में होगी, वापस जाती है, वापस हाँ, हो जाती है और वो अपने रास्ते चले जाएंगे और जो चंद्रमा है वो फिर उसी उस अवस्था में आ जाएगा। हाँ। तो इसमें ना तो कोई डरने की बात है, ना इसमें कोई सुपरस्टिशन है, ये छायाओं का खेल है बेसिकली। ठीक है ना, तो इसमें मुझे लगता है कि ये एक इसको एंजॉय करो। ये वाला भी, और सूर्य ग्रहण तो शायद इंडिया में दिखाई नहीं देगा, बट ये जो चंद्र ग्रहण है ये मौका है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी लंबा है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफ़ी पास है और 7 गुना बड़ा हमें दिखाई देगा, और जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी लंबी है, तो जो टोटलिटी की। तो इस फिनोमेना को एंजॉय करें, सबको इनक्रेज करें। और चंद्र ग्रहण देखना तो वैसे भी मतलब मैंने कहा ना, सूरज ग्रहण में फिर भी कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। इसको देखने के लिए आपको कोई सावधानी की भी जरूरत नहीं है। बात से मैं खुद ही मोटिवेट हो रही हूँ, मेरा खुद भी मन है देखने का। सीधा आप देखिए, शायद 9 बजे कुछ शुरू होगा, जो टोटलिटी का पीरियड है वो 11 बजे कुछ के करीब है। तो तैयार रहिए, अपनी छतों पर जाइए और 7 सितंबर और इसको एंजॉय करिए। एक आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगी सर, बहुत ज़्यादा, अब क्योंकि वैसे आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी हैं, डूज एंड डोंट्स को लेकर भी बहुत सारी बातें आपने क्लियर की कि सब डर के लिए बनाया गया। खाना खाने को लेकर बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, अगर कोई खाता भी है तो उसमें तुलसी पत्ता हमेशा डाल देते हैं। इसको साइंस कैसे देखते हैं? और ये भी कहते हैं कि ग्रहण जब खत्म हो जाए तो नहा लेना चाहिए, इसको साइंस कैसे देखते हैं? ये भी ना उन्हीं परंपराओं का हिस्सा है। आप ये देखिए कि तुलसी का पत्ता आपने डाल दिया, क्योंकि तुलसी को आप शुद्ध मानते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक प्लांट है, नो डाउट, उसका बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू भी है। लेकिन और उसका कारण बताया जाता है कि उस वक़्त कुछ गंदी किरणें निकलती हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इंक्रीज कर देती है। ये साइंस के हिसाब से सच है? नहीं। ओके, क्योंकि ऐसा बिलीफ है। अच्छा, ओके, बिलीफ है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली भी करके देख लिया, कोई फर्क नहीं होता। मतलब क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे मैंने कहा छायाओं का खेल है, और आज की तारीख में तो हम आर्टिफिशियल इक्लिप्स की तैयारी कर रहे हैं। ये सूरज को पढ़ने के लिए, मतलब उसको और स्टडी करने के लिए हम आर्टिफिशियल इक्लिप्स क्रिएट कर रहे हैं कि सूरज का वो जो डिस्क है उसको ढक दें किसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट से, और उसका जो क्रोमोस्फेयर है, यानी जो आभा मंडल जिसको हम कहते हैं, उसको स्टडी करने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो मतलब इसका मतलब तो ये होगा कि आप साइंटिस्टों को फिर कॉलर पकड़ेंगे कि आप मतलब वो ऑब्जेक्ट लड़ा के गलत रेस जो दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसका जो काउंटर है वो यही है कि आप रात में भी तो खाना खाते हैं, जबकि सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं आ रही, तो और सूरज की रोशनी उस हिस्से पे नहीं पड़ रही पृथ्वी के, तो क्या वो खाना खराब हो जाता है? ये तब की बात हो सकती है, इसमें एक सच्चाई हो सकती है जब आपके पास उसको प्रिजर्व करने के तरीके नहीं थे। आपके पास आज की तारीख में रेफ्रिजरेटर है, प्रिजर्वेशन इतनी सारी टेक्निक है। जो तुलसी डालने की बात है, ये भी एक प्रिजर्वेशन टेक्निक ही, मसाले, तुलसी, बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि भ्रांति है एक तरीके, ये परंपराओं का हिस्सा है। भ्रांति तो मैं मतलब भ्रांति और परंपराएं बोल लो, दोनों ओवरलैप होती हैं कई जगह में। अब वो चला आ रहा है तो चला आ रहा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ी देर भूखे रह लेते हैं, या खाना नहीं बनाते, या पहले बना लेते हैं, या तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। तो ये इसलिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर जो है वो कहीं दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, खत्म करना बहुत ज़रूरी है। और विज्ञान ही उसका एक मात्र तरीका है, उसका अगर हम साइंस समझ लेते हैं तो ये जो डर है, प्रेजुडिसेस हैं, ये सब उस दिमाग से निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और वैज्ञानिक तरीके से आपने एक एक बारीक चीज़ें यहाँ पर जो रखी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको लेकर जितने भी मिथ थे यहाँ पर आपने तोड़े हैं, और ऐसा क्यों किया जाता था, क्यों कहा जाता था, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया। थैंक यू सो मच डॉक्टर बीके त्यागी जी, साइंटिस्ट है विज्ञान प्रसार से। और मुझे लगता है सारे जवाबों के सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा रह गया है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर वहाँ पर टाइप कीजिएगा, आपको उसका भी जवाब सर बिल्कुल यहाँ पर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।